प्रदेश। खबरों के साथ मैं हूं पंकज प्रियदर्शी। अब पंकज प्रियदर्शी से सुनिए बिहार का प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। नीतीश कुमार ने तेजस्वी के बर्थडे पर बांटे 425 नियुक्ति पत्र। और बिहार विधानमंडल शीतकालीन सत्र 13 से 19 दिसंबर तक शुरू होगा। और जानेंगे बिहार का मौसम का हाल। अब समाचार विस्तार से। बिहार के विधानमंडल में शीतकालीन सत्र की तारीखों की घोषणा हो गई है। इस बार शीतकालीन सत्र 5 दिन का होगा, जो अगले माह के 13 से 19 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। विधानमंडल सत्र का 5 दिनों के सत्र में पहले दिन यानी 13 दिसंबर को विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष का संबोधन होगा। नए चयनित 2 विधायकों को शपथ भी दिलाई जाएगी। पीठासीन पदाधिकारियों की नियुक्ति के बाद शोक प्रस्ताव होगा और सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाएगी। 14 दिसंबर से प्रश्नकाल से सदन की कार्यवाही शुरुआत होगी। शून्यकाल और ध्यानाकर्षण भी होगा। 5 दिनों के सत्र में सरकार की ओर से कई विधेयक भी पेश किए जाएंगे। इस बार की शीतकालीन सत्र कई मायनों में खास होगा। महागठबंधन सरकार के लिए पहला सत्र होगा। हालांकि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद ऐसे तो विशेष सत्र बुलाया गया था, लेकिन यह पहला सत्र होगा जिसमें भाजपा सरकार को घेरेगी। ऐसे में शीतकालीन सत्र हंगामेदार होने की पूरी आसार हैं। बिहार में बढ़ते अपराध और शराबबंदी के बावजूद बिहार में तस्करी का मुद्दा गरमाएगा। तैयारी दोनों तरफ से पूरी है। पक्ष और विपक्ष सत्र की शुरुआत होने से पहले ही हर मुद्दों की तैयारी कर लेना चाहते हैं। कुढ़नी विधानसभा का उपचुनाव भी हुआ है। ऐसे में कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के जन्मदिन के अवसर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा पंचायती राज विभाग के नवचयनित सहायक प्राध्यापक, असैनिक एवं प्रखंड पंचायत राज अधिकारी के बीच बुधवार को नियुक्ति पत्र का वितरण किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा लोगों की बहाली करने का निर्देश देते हुए कहा कि जो नियुक्ति अभी होनी है उसे पूरी सक्रियता से पूरा करें। पटना के सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र स्थित भवन में आयोजित एक समारोह के दौरान नीतीश सरकार ने सांकेतिक रूप से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के 5 नवचयनित सहायक प्राध्यापक, असैनिक एवं पंचायती राज विभाग के 5 प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब उन्हें इन विभागों की सूचना मिली तो उन्होंने नियुक्ति पत्र वितरण का कार्य एक साथ 9 नवंबर को करने के लिए कहा, क्योंकि 9 को तेजस्वी की जन्मदिन। नीतीश ने कार्यक्रम के दौरान मंच पर उपस्थित उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को उनके जन्मदिन की बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि आज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के 281 नवचयनित सहायक प्राध्यापक, असैनिक तथा पंचायती राज विभाग के 144 प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। उन्होंने कहा कि कुल 425 पदों के लिए नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने हर जिले में एक अभियंत्रण महाविद्यालय और 46 पॉलिटेक्निक संस्थानों का प्रावधान कर दिया है। लगभग सभी जगह निर्माण कार्य पूर्ण है और पढ़ाई की जा रही है। पहले की इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता था। नीतीश ने कहा कि अभियंत्रण महाविद्यालय में अभी 337 शिक्षक कार्यरत हैं। 2241 और पद भी स्वीकृत किए जाएंगे। 398 चयनित पदों का चयन हुआ है, जिनमें से आज 281 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। 697 पदों पर साक्षात्कार चल रहा है। जितने और लोगों की बहाली की जरूरत है उनकी बहाली जल्द ही की जाएगी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस सहित अन्य विभागों में जितनी बहाली की जरूरत होगी वो शीघ्र ही पूरी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायत सरकार भवन का सभी जगहों पर निर्माण किया जा रहा है। हिमालयी क्षेत्र में मंगलवार को देर रात आए शक्तिशाली भूकंप से कम 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 अन्य लोग घायल हो चुके हैं। भूकंप के झटके नेपाल के कुछ हिस्से और उत्तरी भारत में भी महसूस किए गए थे, जिससे गहरी नींद में सो रहे लोग आधी रात को अचानक घरों से बाहर निकलने लगे। भारत के राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार देर रात 1:57 पर 6.3 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसका केंद्र उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से लगभग 90 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व में नेपाल में था। दिल्ली और उसके पड़ोसी शहर गाजियाबाद तथा गुरुग्राम, यहाँ तक कि लखनऊ में भी इसके झटके महसूस किए गए थे। एनसीए के अनुसार उत्तराखंड नेपाल क्षेत्र में तड़के 3:15 पर और सुबह 6:27 पर क्रमशः
3.6 और 4.3 की तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। नेपाल के राष्ट्रीय भूकंप निगरानी केंद्र के अनुसार नेपाल में देर रात 2:12 पर 6.6 तीव्रता का भूकंप आया था। इसका केंद्र डोटी जिले में था। इससे पहले पश्चिमी नेपाल में भूकंप के झटके 2 महसूस किए गए थे। मंगलवार रात के 9:07 पर 5.7 तीव्रता का और इससे कुछ देर बाद यानी 9:56 पर 4.1 तीव्रता का भूकंप का झटका महसूस किया गया था। बिहार के 14 शहरों के न्यूनतम पारे में आंशिक गिरावट आई है। मौसम विदियों के मुताबिक 14 से 16 नवंबर के बीच कई जिलों में न्यूनतम पारे में कमी आएगी। पटना का न्यूनतम तापमान अब भी सामान्य से 2 डिग्री ऊपर बना हुआ है। गया राज्य में सबसे ठंडा रहा है, जहां न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ सामान्य से 1 डिग्री नीचे पारा चल रहा है। वहीं पिछले 2 दिनों से सुबह में धुंध की आंशिक वृद्धि देखी गई है। मौसम विदियों का कहना है कि सुबह और शाम में धुंध का सघनता अगले 1 हफ्ते तक बढ़ी रहेगी। जैसे जैसे उत्तरी पछुआ हवा का प्रभाव बढ़ता जाएगा, ठंड में वृद्धि होती जाएगी। अगर बात करें जिन जिलों की तापमान में गिरावट आ रही है, वो जिला है गया, औरंगाबाद, नवादा, शेखपुरा, बेगूसराय, जमुई, खगड़िया, सबौर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, फर्रुखाबाद, अररिया, पूर्णिया, कटिहार में न्यूनतम पारे में आंशिक गिरावट देखी गई है। भागलपुर में गंगा नदी पर विक्रमशिला पुल के समानांतर बनने वाले 4 लेन पुल के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। पुल निर्माण के लिए वन्य प्राणी स्वीकृति मिल गई है। संबंधित कंपनी ने इसके लिए आवश्यक 16.50 करोड़ रुपये कैंपा फंड में जमा भी करा दिया है। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ने इस संबंध में आदेश निर्गत कर दिया है। इस मंजूरी के बाद पुल निर्माण की बड़ी बाधा दूर हो गई है। वन्य प्राणी स्वीकृति के अभाव में इसका निर्माण कार्य रुका हुआ था। हालांकि निर्माण कार्य के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पिछले दिनों 995 करोड़ रुपए के टेंडर मंजूर किए। वन्य प्राणी मंजूरी के बाद अब निर्माण की प्रक्रिया औपचारिकताएं शेष रह गई हैं। निर्माण प्रक्रिया शुरू होने के बाद 4 वर्षों में इसका निर्माण पूरा कर लेना है। विक्रमशिला सेतु से लगभग 50 मीटर पूर्व में 68 खंभों वाला 6.367 किलोमीटर लंबा ये पुल बनाया जाएगा। इसमें इंजीनियरिंग प्रोडक्टमेंट कंस्ट्रक्शन मोड EPC में पुल का निर्माण कार्य होगा। पुल के लिए 21.3 हेक्टेयर भूमि की जरूरत होगी, जिसके लिए राज्य सरकार ने उपलब्ध करा दिया है। 2 हेक्टेयर की सरकारी भूखंड उपलब्ध था, बाकी 19.1 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण राज्य सरकार ने अपने कोष से किया है। बिहार के बेरोजगार नौजवानों के लिए अच्छी खबर है। 23 दिसंबर तक यानी मात्र 43 दिनों के भीतर राज्य में 31 रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत जिलों में 1 दिवसीय तो प्रखंड मुख्यालय वाले जिलों में 2 दिवसीय नियोजन मेला का आयोजन किया जाएगा। श्रम संसाधन विभाग के निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण अरुण कुमार ठाकुर ने इस बात की जानकारी दी। विभाग का जिलावार कैलेंडर जारी करते हुए कहा कि मेले में भाग लेने वाले नियोजकों व बेरोजगारों का हर हाल में नेशनल कॉरियर सर्विस पोर्टल पर निबंधन जरूरी होगा। कोई अभ्यर्थी या नियोजक से अगर निबंधन नहीं कराया है तो उन्हें ऑन द स्पॉट निबंधन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अधिक से अधिक सेक्टर के लोग नियोजन मेला में आ सकेंगे। इसके लिए विभागीय अधिकारी व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेंगे। सभी नियोजन अपने यहाँ की रिक्तियों की सूचना विभाग को उपलब्ध कराएंगे। मेले में वैसे नियोजकों को प्राथमिकता दी जाएगी जो मेला स्थल पर ही बेरोजगारों को ऑफ लेटर प्रदान करेंगे। महिलाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिले, इसके लिए रिसेप्शनिस्ट, टेलीकॉलर, शिक्षिका, नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर आदि क्षेत्रों में नियोजन के लिए स्थानीय नियोजकों से संपर्क करेंगे। मेला समाप्त होने के 3 दिनों के भीतर उसकी रिपोर्ट विभाग को देनी होगी। नियुक्ति के बाद रोजगार पाने वाले युवकों को हटाया नहीं जा सकेगा। इसके लिए निगरानी की जाती रहेगी। अगर किसी तरह की गड़बड़ी होगी तो नियोजकों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। मेले लगने के 10 दिन पहले इसका माइकिंग से प्रचार प्रसार किया जाएगा। स्थानीय जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष, नगर परिषद, मेयर आदि से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर उन्हें अतिथि बनाया जाएगा। मेले में क्या और सुधार किया जाएगा, इसकी फीडबैक भी लिया जाएगा। मेले के पहले ही राशि जारी की जा चुकी है। नियोजक व बेरोजगार को हर हाल में मेला स्थल पर बेसिक सुविधा उपलब्ध कराने को कहा गया है। विभाग के सभी क्षेत्रीय अधिकारी नियोजन मेले की सफलता के लिए मिलजुल कर काम करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर जदयू के प्रदेश कार्यालय में सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने एवं जन समस्याओं को समाधान हेतु
करने के लिए कार्यकर्ताओं के दरबार में माननीय मंत्री। कार्यक्रम में बुधवार को ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार एवं मद्य निषेध उत्पादक एवं निबंधन मंत्री सुनील कुमार शामिल हुए। इस मौके पर विधान पार्षद संजय गांधी भी मौजूद थे। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बुधवार को ग्रामीण विकास, पुलिस महकमे, रोजगार से संबंधित अन्य मामले मेरे सामने आए। इनमें से कई मामलों में जो न्याय संगत है उनके संदर्भ में अधिकारियों को फोन पर निर्देश दिए गए। हम लोगों का प्रयास है कि नियम सम्मत कार्यों का निष्पादन जल्द से जल्द किए जाएं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमारे नेता की शुरू से ही यही नीति रही है कि बगैर किसी भेदभाव के सबके सर्वांगीण विकास के लिए कार्य किए जाए। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में नए मतदाताओं के नाम शामिल करने के लिए बुधवार से विशेष संक्षिप्त मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण अभियान शुरू किया गया है। 1 जनवरी 2023 के आधार पर औपबंधिक मतदाता सूची बुधवार को प्रकाशित कर दी गई। इस पर दावा एवं आपत्तियां 8 दिसंबर तक ली जाएगी। दावा एवं आपत्तियों का निष्पादन 26 दिसंबर तक किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 5 जनवरी 2023 को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर पूरे बिहार राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। पटना में साइकिल रैली निकाली गई और लोगों को जागरूक किया गया। पटना विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन पदाधिकारियों के पवेलियन का उद्घाटन गुरुवार को मेला क्षेत्र में आपदा प्रबंधन मंत्री शाहनवाज करेंगे। प्राधिकरण के सदस्य पीएन राय और मनीष कुमार वर्मा की उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न होगा। विभिन्न आपदाओं के प्रति आमजन के सचेत और सतर्क करने के उद्देश्य से प्राधिकरण सोनपुर मेले में बड़े पैमाने पर जागरूक अभियान चलाता है। प्रदर्शनी, नुक्कड़ नाटक और परिचर्चा के आदि के माध्यम से लोगों को आपदाओं में सुरक्षित रहने की जानकारी दी जाती है। आसपास के गांव में प्रचार प्रसार के लिए आपदा जागरूकता रथ रवाना किया जाएगा। केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती बिहार के द्वारा अग्नि सेवक सेवा में अग्नि पद के लिए जारी शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान बुधवार को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने के लिए 834 महिला अभ्यर्थी उपस्थित हुई, जिनमें 414 महिला अभ्यर्थी सफल हुई। कदाचार के कोई मामले सामने नहीं आया। सफल अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन किया जा रहा है। इसकी जानकारी केंद्रीय चयन पार्षद के विशेष कार्यकारी अधिकारी ने दी। पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने बुधवार को आरोप लगाया है कि महागठबंधन सरकार जातीय जनगणना के प्रति गंभीर नहीं है और उसने सर्वदलीय बैठक के निर्णय तथा मंत्रिमंडल की मंजूरी को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। श्री मोदी ने बयान जारी कर कहा कि 1 जून 2021 की सर्वदलीय बैठक निर्णय और 2 जून को मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार जातीय जनगणना शुरू करने को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना का काम 2 चरणों में होना था, जबकि 5 महीने बीत जाने के बाद भी अभी काम शुरू नहीं हुआ है।